क्लास नाइन्थ की साइंस का ग्रेविटेशन का जो है वो वन शॉट हम लोग करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो है वो देखने वाले हैं। काफी सारा प्यार नाइन्थ के स्टूडेंट्स का जो है वो हम लोगों को मिल रहा है। बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो हम लोगों को मिल रही थी कि ग्रेविटेशन चैप्टर का वन शॉट थ्योरी का भी जो है वो आपको एक्सप्लेन करें प्लीज। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे जो है चश्मा डाल के, क्योंकि आई फ्लू जो है वो मेरे को हो रखा है नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो फैला वन शॉट ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके साथ टेकअप करने वाला हूं। इससे पहले जो है वो मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे सॉल्व कर रखे हैं। प्लस मैंने एग्जाम्पलर के जो है वो सारे ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट लॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स जो है वो पूरे हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो कर रखे हैं। प्लेलिस्ट जो है वो बनी पड़ी है, जिसने नहीं देखी है इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके जो है वो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमेशा से जो है वो हम लोग करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे। तो देखो बेटा, ये लॉ जो है ना वो न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन क्या बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी दो बॉडीज जो है ना वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे वो बॉडी भारी हो चाहे वो बॉडी हल्की हो। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर बॉडी विद सम फोर्स। लेकिन इससे बहुत सारे आशिक जो है वो मायूस हो जाएंगे कि यार मैं तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं किसी को। बट भाई नहीं, फिजिक्स के हिसाब से आप भी जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं सब जन को। ऐसा नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो इसके अंदर नहीं देखने को मिल रही है। मेल फीमेल को भी अट्रैक्ट कर रहा है और मेल जो है वो इसके अंदर मेल कैंडिडेट को भी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। इसी चीज को डिटेल में जो है वो हम लोग समझेंगे। मान लो बेटा जी, ये कोई बॉडी है जिसका हम लोगों के पास मास है m1। ये कोई हम लोगों के पास जो है वो दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो मैं r ले रहा हूं। फिजिक्स में वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड विद द सिंबल्स। कहीं पे डिस्टेंस को जो है वो s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पे डिस्टेंस को जो है वो r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के फॉर्मूला की डेरिवेशन के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे देखो, न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन ये बोलता है हम लोगों के पास कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये चीज क्लियर है। कोई भी बॉडी इस दुनिया की कोई भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करे, चाहे वो बॉडी हल्की है चाहे वो बॉडी भारी है, बट अट्रैक्शन तो होगा ही ना। अट्रैक्ट तो करना ही है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हम लोगों के पास होता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस से मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास हम लोगों के पास जो है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी का होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। कोई बॉडीज अगर भारी हैं तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कोई बॉडीज हल्की हैं तो वो लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस हम लोगों के पास जो है वो होता है। उसके बाद बेटा जी अगर मैं बात करूं, एक और चीज रहती है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जितना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा हम लोगों के पास, मतलब मान लो दो बॉडीज यहां पड़ी हैं, इस पॉइंट पे वो बॉडीज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि ये दोनों बॉडीज जो है वो नजदीक है, एक दूसरे के पास है एक दूसरे के। लेकिन अगर इन दोनों बॉडीज को मैं दूर ले जाऊं एक दूसरे से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो दूर जाते हैं, वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बेटा जी ये कई बार ना बच्चे इसके अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो साइन है, दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये शायद पहली बार आप लोगों ने जो है वो फिजिक्स में देखा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लास 8th के मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ रखा है, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस जो है वो तुम लोगों ने जो है वो देखे होंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि मास के बढ़ने से फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। मतलब किसी एक के इंक्रीज से दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है, तो दैट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
बट अगर किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है हम लोगों के पास, तो दैट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। वो हम लोगों के पास जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में देखो कि डिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगा हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। अब क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो इसको जो है वो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन बोल देते हैं। तो इसी को मैं एक साथ यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस था तो m1 m2 ले लिया, और डिस्टेंस का स्क्वायर था तो मैंने एक साथ इन दोनों चीजों को कंबाइन करके जो है वो यहां पे लिख दिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जो है वो हम लोग हटाते हैं, उसकी जगह जो है वो कांस्टेंट लगाएंगे g, साथ ही हम लोग यहां पे लिखेंगे m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या लिखने वाले हैं, आर स्क्वायर जो है वो लिखने वाले हैं। अब प्रोपोर्शनल का साइन तो इक्वेशंस में नहीं बनेगा, इक्वेशन में तो हम लोगों को दो चीजों को इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को जो है फोर्स की वैल्यू को हम लोग इक्वल टू करके कुछ लिखेंगे, तो कांस्टेंट टाइम्स दिस g इज अ कांस्टेंट टाइम्स m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब मैं बाय डेफिनेशन इसको जो न्यूटन ने बोला था उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों के पास क्या बोलता है, एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, हर कोई बॉडी हो, चाहे वो गोरा है, काला है, सुंदर है, नहीं सुंदर है, जैसा मर्जी है, किसी मर्जी कलर का है, किसी मर्जी कास्ट का है, किसी मर्जी एथनिटी का, हर कंट्री का, हर बंदा एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करता है, किसी या दूसरी बॉडी को जो है वो कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब बच्चों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जा रहा है तो यूजुअली बच्चे यहीं तक जो है वो उसको लिख दें, अगर वो डेफिनेशन की बात जो है वो कर रही है। वैसे मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी साथ में, कि मतलब क्या है ऊपर वाली लाइनों का, कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 भी लिखें साथ में, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r का स्क्वायर भी लिखें साथ में, और साथ में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक इक्वेशन, और उसके बाद f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर जो है वो पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। अब g को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए बेटा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर g की जो वैल्यू है ये बहुत क्लासी चीज है, मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस चीज को। तो यहां पे एक चीज आप नोट कर लेना, ये नोट तो आप सारा ही कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी जो है वो क्लास 9th के सारे नोट्स जितने भी चैप्टर हैं, सब चीजें जो क्लासरूम के अंदर मैं करवाता हूं, या कोई भी टीचर जो क्लासरूम के अंदर डिस्कस करता है, कई बार बच्चे नहीं बना पाते हैं, इधर उधर नोट्स के लिए दौड़ते रहते हैं, बहुत चीपर प्राइस के अंदर जो है वो मैं Amazon Kindle पे जो है वो इन सबको बहुत जल्दी ले आऊंगा। वैसे आप नोट कर लें, लेना हो ले, एक यूजुअली आपका हैंडी हो जाएगा, सब कुछ विल बी अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स, इट विल बी अ लिवरेज, ठीक है। तो बहुत सस्ते दामों में जो है वो हम लोग लेके आने वाले हैं। बट अब हम लोग बैक टू बिजनेस बात करें अगर, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10 पावर -11। ये हम लोगों के पास जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू है। कौन से वाले कांस्टेंट की, जो इस फॉर्मूला में हम लोगों ने इस्तेमाल करा m1 m2 बाय r स्क्वायर वाले फॉर्मूला में जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल करा। तो g की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10 पावर -11। अब ये वैल्यू ना, एक मैं आपको बताता हूं, ये न्यूटन ने फाइंड आउट नहीं करी थी, न्यूटन से फाइंड आउट हुई नहीं थी एक्चुअली, कि यार प्रोपोर्शनैलिटी तो न्यूटन ने डिफाइन कर दी, वो तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो देख के यार मास बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, या डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा, ये न्यूटन कर गया था। लेकिन इसकी वैल्यू, g की वैल्यू जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे, काफी एक बहुत अच्छा सेटअप उन्होंने करके जो है वो इस वैल्यू को फाइंड आउट किया था, हेनरी कैवेंडिश शायद यही नाम है इसका। तो इस साइंटिस्ट ने जो है वो सबसे पहले इस पर्टिकुलर g की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट किया था। अब देखो मैंने मैग्नीट्यूड में तो g की वैल्यू लिख दी, अब क्वेश्चन आता है g की वैल्यू की यूनिट हम लोगों के पास जो है वो क्या है। अब इसी फॉर्मूला से इसका यूनिट जो है वो मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये वाला। अब इसको देखो, हमारे पास क्या है बेटा जी, येलो में लिख रहा हूं, g येलो येलो डर्टी फेलो m1 m2 बाय
आर स्क्वायर, तो जी की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होगी, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो यहां से जी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स इज न्यूटन, फोर्स हम लोगों के पास जो है वो न्यूटन है, और आर इज द डिस्टेंस विच इज मीटर स्क्वायर। फोर्स किस में होता है, सबको पता है, न्यूटन में जो है वो हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं। तो भाई एफ की जगह मैंने न्यूटन लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस की जगह मैंने मीटर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मास सबको पता है केजी में होता है, अब केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी इज केजी का स्क्वायर। तो जी की जो एसआई यूनिट आ गई वो हम लोगों के पास क्या आ गई, तो जी को मैं यहां एसआई यूनिट की फॉर्म में अगर लिखूं तो 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ जी। और सबसे बड़ी खासियत इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम लोगों के पास जो है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये वैल्यू जहां मर्जी चले जाओ आप, पूरे के पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल वैल्यू सेम है। चाहे आप बॉडीज के बीच में फोर्सेस जो है वो अर्थ पे कैलकुलेट करो, मून पे कैलकुलेट करो, मार्स पे कैलकुलेट करो, सन पे कैलकुलेट करो, कहीं पे भी कैलकुलेट करो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। मतलब जो हेनरी कैवेंडिश ने इस कांस्टेंट की वैल्यू को डिराइव करके फाइंड आउट किया है, वो पर्टिकुलर वैल्यू बिल्कुल बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और खासियत इन फोर्सेस की हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये एक ऐसा फोर्स है, कौन से वाले फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, जो कि कभी भी हमारे पास रिपल्शन जो है वो कॉज नहीं करता। कोई रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सारे के सारे फोर्सेस जो है वो हम लोगों के पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होते हैं। इस चैप्टर के अंदर या इस कॉन्सेप्ट के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर सारे फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। इसके अंदर जो है देखो मैंने यूनिट ऑफ जी जो है वो नोट्स के अंदर भी डिराइव जो है वो कर दी है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो आप इस चीज को लिख सकते हो, बिल्कुल सेम वही जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो है वो हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैं यहां थोड़ी जगह बना लेता हूं, फिर मैं आपको जो है वो समझाता हूं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जस्ट लाइक एनी अनदर एक्सेलरेशन, लेकिन ये बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर कि अगर कोई बॉडी, मान लीजिए ये हम लोगों के पास एक अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का मास कितना है, हमारे पास m मास है अर्थ का, ठीक है, और अर्थ के ऊपर एक कोई दूसरी बॉडी पड़ी है जिसका मास है छोटा m। ये हम लोगों के पास कोई, इट इज एनी अदर बॉडी, लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा मास हो गया छोटा m और अर्थ का मास हो गया हमारे पास बड़ा m। अर्थ का जो रेडियस है, मतलब दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज टेकन एज r, r जो है वो मैं इसका रेडियस ले रहा हूं, तो यहां से इसकी वैल्यू भी जो है, इस मास की वैल्यू भी जो है वो हम लोगों के पास r के ही जो है वो बराबर हो जाएगी। अब मैं आपको ग्रेविटेशनल ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दिस पर्टिकुलर मास। इस पर्टिकुलर मास पे अर्थ कितना फोर्स जो है वो हम लोगों के पास एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, वही जो अभी ऊपर करा, फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ वन बॉडी इनटू मास ऑफ अनदर बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस यहां पे r क्यों लिया है बेटा जी हम लोगों ने, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ r है। इसका मतलब सेंटर से जो है वो इस पर्टिकुलर बॉडी का भी डिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो भी r होगा। तो हम लोग डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पे लिख दिया और f इज इक्वल टू जी mm जो है वो लिख दिया। अब सबको पता है सेकेंड लॉ जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था। फोर्स का वन शॉट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे कहीं पे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट, सिंपल काम करो, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जो है वो बनी पड़ी है, वहां पे जाके जो है सारे वन शॉट, सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, सारे न्यूमेरिकल, सारे एग्जाम्पलर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर साल में। आप लोग बस अपना प्यार बरसाते रहो, हम लोग जो है वो आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। फोर्स की वैल्यू जो है वो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। सबको पता है फोर्स जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, मास टाइम्स
एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास फोर्स होता है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब इस पर्टिकुलर को जो है वो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये यहां पे क्या लिया मैंने एम बाय यहां पे क्या हो गया आर स्क्वायर जो है वो हो गया। बच्चों को ना कई बार कंफ्यूजन होता है, यहां पे हमने छोटा एम क्यों लिया है, क्योंकि भैया जो फोर्स किस पे लग रहा है, अर्थ किस पे फोर्स लगा रही है, मेरे को बताओ यार कि किस पे फोर्स लगा रही है, अर्थ फोर्स लगा रही है ऑब्वियसली मेरे पे जो अर्थ के ऊपर खड़ा है। तो मास किसका लेंगे भाई, फोर्स अगर मैं उस बंदे पे देख रहा हूं, जिस बंदे पे जो है जिसको अर्थ अपनी सेंटर की तरफ जो है वो खींच रही है, फोर्स अगर मैं इस बंदे पे देख रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी किसकी हुई, इसी बंदे की ना हुई। ठीक है, तो इसी मास की एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे, तो इसीलिए इसको मास टाइम्स छोटा मास लिया, छोटा एम लिया, बड़ा एम नहीं लेंगे। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। क्यों, क्योंकि हम लोग फोर्स देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ के ऊपर पड़ा है। वो अर्थ के ऊपर जो पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ कितने फोर्स से सेंटर की तरफ जो है वो खींच रही है, उसी को हम लोग जो है वो यहां पे टेकअप करेंगे। तो एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है, वो क्या कि ये मास दोनों साइड्स पे जो है वो हम लोगों के पास है, तो इन दोनों मासेस को मैंने यहां पे कट कर दिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आ गई किसके बराबर, जी टाइम्स मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अभी बहुत स्पेशल एक्सेलरेशन है, क्यों, क्योंकि इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो अर्थ के फोर्स की वजह से जो है वो क्रिएट हो रही है। मतलब दिस एक्सेलरेशन इज क्रिएटेड बाय अर्थ। क्यों, क्योंकि अर्थ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, उसी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। अब वो अर्थ फोर्स लगा रही है, तो इसीलिए इसको हमने स्पेशल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, दिस इज एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो होगी ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। तो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो होने वाली है। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ना एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज स्मॉल जी। पीछे कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने वैल्यूज की बताई थी, वो एक कांस्टेंट न्यूटन ने जो है वो दिया था। लेकिन दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो स्मॉल जी से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं डिफरेंस जो है वो करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यूजुअली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जो है वो समझ लो कि मैं अब ये नए तरीके से फॉर्मूला लिखने वाला हूं। दिस स्मॉल जी इज क्या होगा, जी एम बाय हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोगों के पास ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भैया अर्थ के लिए कितनी है, मार्स के लिए कितनी है, सन के लिए कितनी है, मून के लिए कितनी है, सब के लिए जो है वो मैं आपको वैल्यूज कुछ कुछ बताने वाला हूं। तो एक चीज आप इसको समझने के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि भैया जो मास है किस चीज का, हमारे पास अर्थ का, दैट मास इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम जो है ये हम लोगों के पास अर्थ का मास है। और अर्थ के रेडियस की अगर मैं बात करूं, मतलब डिस्टेंस की बात करूं, तो 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 3 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अगर मैं ये सारी वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब ये दोनों वैल्यूज को उठा के मैं इधर डालूं, कैसे डाल रहा हूं ध्यान से देखना इसको। G कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय अर्थ का मास कितना है, 6 × 10⁻24 बाय 6400 तो किलोमीटर था और 3 जीरोज मैंने मीटर को कन्वर्ट करने के लिए लगा दी, इसका स्क्वायर। तो ये जो G की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आने वाली है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर जो है ये पर्टिकुलर जी हम लोगों के पास होने वाला है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आप लोगों को समझ आ गया, और ये जी की वैल्यू अर्थ के केस में जो है वो हम लोगों के पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो होती है। अब क्या ये अर्थ के केस, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने फाइंड आउट कैसे किया,
हमने इसके अंदर मास ऑफ द अर्थ सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने इसके अंदर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की अलग होगी, क्योंकि उसके अंदर हम लोग मून का मास सब्स्टिट्यूट करेंगे, मून का रेडियस सब्स्टिट्यूट करेंगे। मार्स की अलग होगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग मार्स का मास सब्स्टिट्यूट करेंगे, मार्स का रेडियस जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इनके अंदर मैं कुछ कोरिलेशन आपको बता देता हूं, इसको आप ध्यान से जो है वो समझ लो कि अगर अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी अर्थ यहां पे पैरों में लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, किसके बराबर है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब मैं अगर बात करूं जी मून की, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये चीज आप याद रखो, दैट इज 1/6 टाइम्स the acceleration due to gravity of the earth, means it is equal to 1/6 times 9.8 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा, जो भी वैल्यू ये सॉल्व करके आएगी। मतलब एक चीज आपको जो याद रखनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स, मतलब 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के 1/6 है। अब यहां पे एक चीज और आपको बेटा जी ध्यान देनी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मतलब मार्स पे 1/3 है, मून पे 1/6 है, किसकी? अर्थ की। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 होगी, मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8/6 जो है वो हम लोग टेकअप करेंगे, और मार्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 9.8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट भी हम लोगों के पास जो है वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास होने वाली है। तो ये एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, या जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग यहां नोट्स में जो है वो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसके ऊपर जो है वो लिखा है हम लोगों ने नोट्स के अंदर। ध्यान से जो है वो इस चीज को फाइंड आउट। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? एक्सेलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सपीरियंस करेगा जब वो फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल क्या होता है? देखो बेटा जी, ये चौक है मेरे पास, मतलब पेन है, ऑब्वियसली ये ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये गिर गया तो मेरा काम हो गया। ये करके दिखाओ। ये अब यही जो है वो हम लोगों के पास जो है कि अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरता है अलोन, और कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बोल देते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यही मैंने जो है वो आपके साथ अभी डिराइव करके जो है वो बताया, लेकिन ये स्लाइटली वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। ये अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कहां कैसे क्यों वेरी कर रही है, सब जो है वो देखने वाले हैं। उसके बाद बेटा जी हम लोग अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये कैलकुलेशन करी हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जिसके अंदर देख लो हम लोगों ने जो है वो क्या लिया, वही मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूं। मास इंटू एक्सेलरेशन gmm/r² लिया, ये मास से मास की वैल्यू कटी, एक्सेलरेशन ये आ गई जिसको मैंने g से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बोल देते हैं। और हम लोगों ने यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? देखो जी, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मास और रेडियस ऑफ द अर्थ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हम लोग को मिली। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, भाई ये ऐसा क्वेश्चन है, एक इस चैप्टर के अंदर ना एक क्वेश्चन है मास और वेट में क्या डिफरेंस है। दूसरा इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये ऐसे सवाल हैं भैया, टीचर पेपर में डालेगा ही डालेगा, आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये आने ही आने हैं। अच्छे से जो है वो इस पर्टिकुलर चीज को आप लोग समझ लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके अंदर जो है वो हम लोग
कॉन्सेप्ट करेंगे इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स जो है वो हम लोगों के पास सेम रहती है, और इसकी वैल्यू है कितनी, ये वैल्यू है, बार बार इसी चीज की बात जो है वो हम लोग कर चुके हैं। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो डिपेंड करती है किस किस चीज पे, मास पे और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रही है। मास पे और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करके अर्थ के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 आ रही है, मून के लिए अलग आ रही है, और हम लोगों के पास मार्स के लिए अलग आ रही है। ये मैंने जो है वो आपको बता दिया। तो ये डिफरेंस जो है वो आप लोग लिख के फुल मार्क्स जो है वो ले सकते हो। यही मेजर डिफरेंस है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन है अर्थ के ऊपर कितनी क्रिएट हो रही है जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, वो एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब जब भी अपने को दो बॉडीज के बीच में फोर्स निकालना हो तो उस पर्टिकुलर जी की वैल्यू को जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जी के बारे में आपको जो है वो समझने हैं, ज्ञान वृद्धि जो है वो इसकी करनी है। वो ये पहला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ पे अगर मैं बात करूं तो वो 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों के पास मान लीजिए एक अर्थ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप बिल्कुल सेंटर पे हो, क्योंकि हम जब सेंटर पे हैं तो जो मास हमारे पैरों के नीचे है, वी आर एट द सेंटर, मास हमारे पैरों के नीचे है, वो 0 है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो 0 होगी। अब जब एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, ये पॉइंट जो है ना, मैं अबव और बिलो वाले ये मैं आपको जो है वो समझा रहा हूं, इसको ध्यान से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना। मैं यहां पे खाली स्पेस पे जो है वो इसको आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेटा जी ये हम लोगों के पास जो है वो एक अर्थ है, और आप जो है वो इस पॉइंट से खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस पॉइंट ए पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, वो ये कि अगर मैं ए से किधर ट्रैवल कर जाऊं, बी पॉइंट पे जो है वो ट्रैवल कर जाऊं, मतलब अब मैं अप जा रहा हूं, अर्थ के ऊपर जो है वो मैं जा रहा हूं। अब जब मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो बट ऑब्वियसली एक चीज आपको ध्यान में जो है वो रखनी है कि मेरा सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अब पहले आर था और अब ये एच हो गया और बढ़ गया, दूर चला गया। मैं क्या हुआ, पहले ए पॉइंट पे खड़ा था, अब मैं बी पॉइंट पे खड़ा हूं, मतलब मैं अर्थ से सेंटर से दूर हो गया। अब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। मास तो बॉडी का सेम है, यहां पे भी मास एम था, यहां पे भी मास एम था, तो फोर्स की वैल्यू अगर कम होगी डिस्टेंस के बढ़ने से तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी ना। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था gm/r²। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट निकालूं, ये ए पॉइंट पे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट जो है दैट इज r + h का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था कि बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ से कितनी दूर है। अब जब बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे खड़ी है तो बॉडी सेंटर से रेडियस दूर है, क्योंकि जब बॉडी यहां खड़ी है तो बॉडी सेंटर से कितनी दूर है, बॉडी सेंटर से जितना उसका रेडियस है उतनी दूर है। लेकिन अगर बॉडी जो है वो सर्टेन हाइट पे चढ़ने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए, तो बॉडी सेंटर से जो है वो कितनी दूर हो जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस उसका इंक्रीज करने लग जाएगा। वही इंक्रीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि भैया कम फोर्स एक्सर्ट करोगे। अब भैया ना 9.8 अगर धरती पे गिरने से कर रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर ऊपर खड़े हो आप, वहां थोड़ी ना 9.8 किलोमीटर पर आवर जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन लगेगी, वो नहीं लगेगी वहां पे, क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ चुका है, फोर्स आप पे कम लग रहा है, एक्सेलरेशन भी कम होगी। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वहां पे मैं दूर जा रहा हूं, तो अब अगर मैं इसके अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा हूं नीचे की साइड पे, मान लीजिए बेटा जी मैं ये आके इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, दिस इज माई पॉइंट सी, इस पॉइंट पे जो है वो खड़ा हो गया। अब बच्चों के दिमाग में ना फटाफट से आएगा डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो h ऊपर था, अब ये डिस्टेंस हो गया, पहले इतना था r था, अब r से कम हो गया, r से कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, वो पता क्या,
कि हम जब मास कंसीडर करते हैं ना, तो हम मास कौन से वाला लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हम जब सी पॉइंट पे खड़े हैं, ध्यान से समझ लेना यार ये स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, कि जब हम लोगों यहां पे खड़े हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमारे पैर के नीचे जो मास है वो ये वाली अर्थ का है। ये पर्टिकुलर अर्थ जो है, जो आपके पैरों के नीचे है, वही आपको सेंटर की तरफ ना खींचेगी। ऊपर वाली अर्थ से क्या लेना है भाई, ऊपर वाली अर्थ तो ऊपर खींच रही है, उसको इग्नोर कर दो। हमने देखना है सेंटर पे जो है, सेंटर की तरफ जो है वो अर्थ अपने को कितना खींच रही है। तो सेंटर की तरफ वही अर्थ खींच रही है जो मास इस पर्टिकुलर गोले के अंदर है। मतलब जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, जितना दूरी पे आप खड़े हो, उसके अंदर जितना मास है, मान लो आप यहां खड़े हो सी पॉइंट पे, तो इसके अंदर जितना मास है वो आपको कंसीडर करना है। तो यहां पे क्या होता है कि जब आप इनसाइड द अर्थ जा रहे होते हो, तो मास की वैल्यू जो आपके पैर के नीचे है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मास की वैल्यू ज्यादा रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू रेडियस से जो इंक्रीज मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ जाओ चाहे आप आउटसाइड द अर्थ जाओ, दोनों केसेस में मैं जो है वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, इसकी डेरिवेशंस जो है वो क्लास 11th के अंदर जो है वो फिजिक्स में आप लोग करने वाले हो, लेकिन यहां पे आप 9th क्लास के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे मैं ऊपर गया, बाहर वाला कॉन्सेप्ट 9th क्लास में रियलाइज करना बहुत सिंपल है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इनसाइड द अर्थ जो है वो मूव कर रहा हूं, तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मेरे पास कम हो रही है। इसका मतलब उसकी वजह से फोर्स जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्स रिलेशन का मतलब है डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। समझ में आया ना? तो अब इस चीज को आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि हम जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं इनसाइड द अर्थ, तो उसमें अपने मान लो ये इनसाइड द अर्थ खड़े हो आप, तो आपको क्या कंसीडर करना है, वो मास कंसीडर करना है जो आपके पैर से नीचे है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो यही था, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे भी। अब यहां पे क्या फॉर्मूला होगा, जी एम बाय आर डैश का स्क्वायर, सम अदर वेरिएबल आर डैश और एम डैश। अभी एम डैश बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपके पैर के नीचे जो मास है वो कम हो गया। मास अगर आपके पैर के नीचे कम हो गया, तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस की वजह से, डिस्टेंस कम होने की वजह से, रेडियस कम नहीं हो रहा, डिस्टेंस कम होने की वजह से चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन मास इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाता है कि वो इस फैक्टर के बढ़ने को भी कैंसिल आउट करके, मतलब कम करके, नेट इंपैक्ट जो अपने को देता है वो रिड्यूस ही होता है। तो आप अभी के लिए ये समझ लो कि आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो, तो आपके ऊपर मैक्सिमम ग्रेविटी जो है वो लग रही है। अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, या अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हो तो भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस ही होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड अप जाओ चाहे डाउन जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो डिक्रीज ही करेगी। तो अब ये पॉइंट जो है ना, वो आप एक और पॉइंट जो है वो मेरे को यहां पे समझाना है आपको। अब अर्थ की जो है ना वो अंडाकार शेप है, अंडाकार बोले तो ऐसे एलिप्टिकल शेप है अर्थ की। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना एलिप्स, लेकिन है ये एलिप्टिकल। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको इक्वेटर वाली लाइन बोल देते हैं। तो ये जो है, मान लीजिए मैं पेन दूसरा ले लेते हैं, यहां खड़े हो आप, तो यू आर एट इक्वेटर। कहां पे हो आप, इक्वेटर पे हो। अब यहां पे खड़े हो तो यू आर एट द पोल। आप कहां खड़े हो, यहां पे पोल पे खड़े हो। अब अर्थ की अगर अंडाकार शेप है, अंडाकार शेप मतलब ओवल शेप है, समथिंग लाइक दिस, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बड़ा होगा, ये आर इक्वेटर वाला बड़ा होगा, या हम लोगों के पास ये आर पोल वाला बड़ा होगा। कमेंट करके जरा बताओ, मैं देखूं कौन कौन वीडियो सीरीज नोट पे देख रहा है। जिसने कमेंट कर दिया मतलब उसने वीडियो पूरी देखी है। तो आप मेरे को ये बताओ कि आर ई बड़ा है या आर पी बड़ा है, बताओ बताओ बताओ, करो करो कमेंट करो करो करो। मैं ही बताता हूं बेटा जी आपको, आपने शायद लिख दिया हो, सही लिखा हो। तो आर ई, क्योंकि देखो इक्वेटर अंडाकार शेप है, अंडाकार शेप है मतलब इक्वेटर इज मोर फार्दर, ज्यादा दूर है दैन द पोल। इसीलिए हम लोगों के पास जो डिस्टेंस है आर ई दैट इज ग्रेटर देन आर पी।
अब ऑब्वियसली एक चीज यहां पे जो मेरे को समझ में आ रही है वो ये कि अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि gm/r/e का स्क्वायर इक्वेटर पे निकालूंगा और यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैं पोल पे निकालूंगा gm/r/p का स्क्वायर निकालूंगा, तो कौन सी बड़ी होगी? फटाफट से कमेंट करके बताओ। देखो ये re बड़ा है rp से और बाकी वैल्यूज मास सेम है, g सेम है और यहां पे भी मास सेम है, g सेम है, कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी? तो बट ऑब्वियसली मेरे को लगता है शायद सारे इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए क्योंकि इतने बड़े हम लोग हो गए हैं कि हम लोग ये वाली कैलकुलेशंस करें कि यहां पे ज्यादा दूर है, ये वैल्यू बड़ी है, मतलब इक्वेटर से उस आदमी का डिस्टेंस ज्यादा दूर है सेंटर से इक्वेटर पे, इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा दूर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी क्योंकि इस केस में डिनोमिनेटर देखो बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू मेरे पास छोटी होगी। यहां पे डिनोमिनेटर क्योंकि छोटा है तो ये वैल्यू मेरे पास बड़ी होगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर जो है वो हम लोगों के पास ये हो रहा है। मैं जूम करके चलो, देखो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने सब जगह से जो है वो चीजों को कवर अप करके आप लोगों के लिए जो है वो टेकअप कर रखा है। वीडियोस मैं बहुत सारे एफर्ट से जो है वो बना रहा हूं, सब्सक्राइब आप करके जाया करो। जब भी आते हो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग हम लोगों के लिए हो जाता है क्योंकि इतने एफर्ट से जो है वो हम लोगों को आपके प्यार मोहब्बत से जो है वो काम कर रहे हैं। अब देख लो एक बार वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो है वो 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। अब जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम एट द पोल एंड लीस्ट एट द इक्वेटर। पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, मैंने अभी समझा दिया, और लीस्ट जो है इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है क्योंकि अर्थ की जो है वो अंडाकार शेप हम लोगों के पास होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द रेडियस लेसर विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया। और जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम लोगों के पास डिक्रीज करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम है एट द सरफेस, ये सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट मिनिमम, इट इज मैक्सिमम, ठीक लिखा हुआ, मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर दिए। आप रिवीजन प्रोस्पेक्टिव में इनको जो है वो लिख लो, और कॉन्सेप्ट्स क्यों हो रहे हैं ये वाले, ये मैंने अभी पीछे जो है वो सारे के सारे आपको समझा दिए। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सब जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास ना ये आने वाला कुछ और चीजें, क्या फायदे हो रहे हैं इसके, क्या हमारे पास जो है ये ग्रेविटेशनल लॉ का फायदा है। देखो ये वही फोर्स है जो बाइंड करके रख रहा है हमें धरती के साथ। अगर ये फोर्स ना एग्जर्ट हो रहा होता तो ये आदमी धरती के ऊपर ना खड़ा होता। ये धरती के ऊपर खड़ा ही इसलिए क्योंकि धरती इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, इसीलिए ये आदमी जो है, तो इसलिए ये सारे फोर्सेस जो है वो बाइंड करके रख रहे हैं। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, हम जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, समुद्र के अंदर जो है वो टाइड्स आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी रीजनिंग हम लोगों के पास सिर्फ एक ही वजह से जो है वो हो रही है, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो थैंक यू न्यूटन भाई, आप अगर डिस्कवर ना करते तो हम पता नहीं न जाने कहां पे होते, गधे हैं क्या भाई। वो लग ही रहा था, वो ऐसा नहीं है कि न्यूटन के लगने के या आने के बाद लगा या न्यूटन के बताने के बाद लगा, वो शुरू से लग रहा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इंडिया के अंदर भी जो है वो इन सब चीजों की छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो न्यूटन से पहले ही जो है वो कर रही थी। कैवेंडिश जो बात भाई बहुत लेट तक समझ पाया था, वो हम लोगों ने शायद पहले ही कहीं ना कहीं पे हमारे वेदों ग्रंथों में जो है वो लिख दिया गया था। बट चलो अभी हम लोगों को वो वाली साइंस नहीं पढ़ानी है, तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या होता है ये समझेंगे। तो अब देखो बेटा जी, ये कोई बॉडी मैंने यहां रख दी और छोड़ दी, ओ भाई ओ ये वाओ, एक मिनट, तो ये देखो यहां से रखी और मैंने छोड़ दी, तो जैसे ही मैंने छोड़ी तो ये बॉडी एकदम ग्रेविटी से जो है वो नीचे फॉल कर रही है। भैया इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। अगर मैडम के समझ ना आए तो छत पे जाके धक्का दे देना, मत करना भाई ऐसा समझो यार, हम केस वेस हो जाएंगे, फिर हमें बदनाम करोगे तुम लोग, सर ने बोला था। ठीक है, तो मैम कहे फ्री फॉल आपने गलत लिखा, आओ मैम आपको फ्री फॉल प्रैक्टिकली समझाते हैं, लात मार देना गिर जाएंगे छत से नीचे। चलो एनीवेज, मत करना बेटा ऐसा, मजाक कर रहा हूं मैं। कई बार हम लोग फीलिंग ले जाते हैं ना पढ़ाते हुए, तो तुम लोग ऐसे कहीं सिंसियर नोट पे इसको ले लो। फ्री फॉल, इज्जत करनी चाहिए सबकी। फ्री फॉल जो है वो हमारे पास क्या है कि जब किसी बॉडी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो है वो नीचे की साइड पे फॉल कर रही है, उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल जो है वो बोल देते हैं। अब इसमें ना कॉन्सेप्चुअली मैं चीजों को देख रहा हूं,
ये मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। अब ना हमारे पास काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं, कॉन्सेप्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मास और वेट बचा हुआ है। ये जो चीज मैं करवा रहा हूं ना, ये मैंने फील किया कि बच्चों का काफी ज्यादा लैग जो है वो इसके अंदर हम लोगों के पास जो है वो होता है, जिससे बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल्स डरते हैं। तो वो मैं आज आपका दूर कर रहा हूं, काफी सिंपल वे में जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। इसके प्रूफ्स मैंने ग्राफिकल मेथड और सिंपल मेथड से जो है वो कर रखे हैं कंसेप्ट वाली प्लेलिस्ट में, क्लास 9th की जो है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो आप जाके देख सकते हैं अगर किसी को नहीं आता तो। लेकिन अभी के लिए आप इसको ऐसे समझो कि ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। अब इन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर मैं ग्रेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करूं तो मेरे को कुछ नहीं करना, जहां जहां पे फॉर्मूला में a है उसको रिप्लेस करके g में जो है वो कन्वर्ट कर देना। बस देखो यहां पे a था, इसको क्या कर दो g कर दो, यहां a है क्या कर दो g कर दो, यहां a है क्या कर दो g कर दो, क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगा। तो सारे के सारे ग्रेविटी के जो ये वाले क्वेश्चन है, किसी बॉडी को नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है, फ्री फॉल से जो है वो बॉडी को ऊपर फेंका गया, नीचे फेंका गया, जब भी एक्सेलरेशन जो है वो किसी बॉडी की ग्रेविटी के बराबर होगी, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स में आपको इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना होगा। बट बहुत ध्यान से जो है वो करना होगा, सिंपली रिप्लेस जो है उससे काम नहीं चलने वाला। अब क्या ध्यान रखना होगा वो मैंने अगले स्लाइड के अंदर जो है वो बता रखा है, आप ध्यान से जो है वो मैं यहां पे इसको समझा रहा हूं। 2 सिनेरियोज हैं, मैं सामने सामने इस पे लिख रहा हूं, यहां पे मैंने लगा दी लाइन। या तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आपको पुट करनी रहती है प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है कई बार आपको पुट करनी पड़ती है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि प्लस की वैल्यू कब पुट करनी होती है, माइनस की वैल्यू कब पुट करनी होती है, कैसे पता लगेगा न्यूमेरिकल करते हुए हमें कि कौन सी वैल्यू जो है वो अपने को पुट करनी है। ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अब लेट्स डू इट इन अ पिंकी वे। अब ये हम लोगों के पास बॉडी है, मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना। अगर बॉडी का इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब ये केस ले रहा हूं मैं, कौन से वाला केस ले रहा हूं, दिस वन, बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अर्थ भी उस बॉडी को किस डायरेक्शन में खींच रही है, नीचे की डायरेक्शन में ही खींच रही है। मतलब अगर मोशन और ग्रेविटी दोनों हम लोगों के पास एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ऐसे केसेस में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ऐसे केसेस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, क्योंकि जिस तरफ आप चल रहे हो उसी तरफ आपको धक्का मिल रहा है। देखो ना, मान लो आप यहां खड़े हो, आप इधर चल रहे हो और आपको धक्का भी इधर मिला, तो स्पीड बढ़ेगी ना, स्पीड बढ़ेगी ना, तो स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव थोड़ी ना होगी, पॉजिटिव ही होगी ना। समझ में आ रही है ना। फिर से समझो, मान लो आप इधर चल रहे हो और किसी ने आपको इधर ही धक्का दे दिया, तो जैसे ही आपको धक्का दिया तो आपकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी ना, बड़ी वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही होगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही हुई। अब मान लीजिए आप इधर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धक्का जो है वो पीछे की साइड पे दिया जा रहा है, और आप इधर चलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको धक्का पीछे की साइड पे दिया जा रहा है, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। मान लो आप, मैं इधर चल रहा था, मेरे को धक्का मिल रहा है, मैं इधर नहीं जा पा रहा, भाई मेरी वेलोसिटी कम हो रही है, पहले मैं तेज चल रहा था, मेरी वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब अगर हम लोगों के पास किसी बॉडी का मान लीजिए मोशन जो है वो ऐसे है, और उसके ऊपर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, वो उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। तो ऐसे केसेस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो हम लोगों के पास नेगेटिव होगी, मतलब ये डी एक्सेलरेट जो है वो करेगा। और इस केस में जो ये बॉडी क्या करेगी, हम लोगों के पास एक्सेलरेट जो है वो करेगी, और यहां पे बॉडी जो है वो क्या करने वाली है, डी एक्सेलरेट जो है वो करने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं,
आपको क्लियर है? तो मतलब जब फ्री फॉल में बॉडी नीचे गिर रही है तो इस केस में आप जी को जो है वो प्लस का 9.8 जो है वो लेके चल सकते हो। और जब बॉडी को ऊपर फेंका गया, जैसे मान लो मैंने अब ये पेन को, ये केस है दिस वन और ये केस है दिस वन, ये केस है दिस वन और ये केस है दिस वन, ऐसे मोशन नीचे, फोर्स नीचे, ग्रेविटी नीचे, सब कुछ नीचे, साइन पॉजिटिव, यहां पे मोशन ऊपर ग्रेविटी नीचे, मोशन ऊपर ग्रेविटी नीचे, मोशन ऊपर ग्रेविटी नीचे से जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास जो है वो आने वाली है। तो ये डी एक्सेलरेट जो है वो हम लोगों के पास करेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब बॉडी को हमने क्या किया, अपवर्ड मोशन जो है वो दे दिया, ऊपर की साइड पे जो है वो फेंक दिया, तो ऐसे केसेस में नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है जी की वैल्यू आपको -9.8 जो है वो लेनी है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। और अब जो है वो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट जो है वो करने वाले हैं। दो केसेस जो है वो हम लोग लेके चल रहे हैं इसके अंदर, जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। पहला केस है जब बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड है, जब किसी बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो फेंका गया, तो देखो यहां पे जी की वैल्यू जो है वो अपने को क्या लेनी है, माइनस लेनी है। ये कहीं पे ऐसे लिखा नहीं हुआ, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स को करने के लिए मैंने फंडे जो है वो नोट कर रखे हैं। तो देखो बॉडी को ऊपर फेंका है तो मोशन बॉडी का जो है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, बट ऑब्वियसली जो ग्रेविटी हम लोगों के पास लग रही है वो किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। अब मोशन और ग्रेविटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दैट इज अ रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डिंग फोर्स है ये, नॉट रिटार्डिंग मोशन। तो नेगेटिव जो वैल्यू है वो इसकी होगी। अब एक चीज और अंडरस्टैंड करो, जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका, जा रही है जा रही है जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं, मैं रुकूंगी, ये रुकेगी। मतलब जब भी कोई बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया तो उस केस में बॉडी की जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, और इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हम लोगों के पास क्या होगी, जीरो के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाती है, देखो ये चीजें न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो रही हैं, फंडे यही समझ लोगे तो सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके निकल जाएंगे। तो जब बॉडी को ऊपर फेंका गया तो बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये एक काइंड ऑफ डी एक्सेलरेटिंग मोशन है, क्योंकि मोशन और ग्रेविटी फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगला, अगर इस बॉडी का मोशन जो है वो फ्री फॉल हो रहा होता, मतलब ये वाला मोशन हो रहा होता, तो ऐसे केसेस में मोशन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और वी हैव टू टेक द वैल्यू जी, क्या लेंगे हम लोग 9.8 जो है वो जी की वैल्यू हम लोग अपने पास लेके चलने वाले हैं। इफ इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट इज रिटन दैट ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड, अब ये भी सुन लेना यार ध्यान से, इससे सारे न्यूमेरिकल्स आपके इजी हो जाएंगे। कई बार ना न्यूमेरिकल्स के अंदर ना एक वर्ड लिखा होता है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप? देखो एक ड्रॉप होता है गिरना, ये गिर रही है, दिस इज, ये देखो दिस इज ड्रॉप। नॉट, अगर मैं इसको ऐसे फेंकूंगा इट इज नॉट अ ड्रॉप, क्योंकि मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे के नीचे मारा। दिस इज नॉट अ ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी दे के नीचे मारना। हम लोगों के पास जो ड्रॉप है वो ये है, सिंपल, ऐसे था और मैंने, देखो ये ऐसे था और मैंने अपने दोनों फिंगर्स को छोड़ दिया, ये ऐसे था, ऐसे कर दिया, कोई इनिशियल वेलोसिटी मैंने नहीं दी उसको। तो जब भी ड्रॉप वर्ड लिखा हो तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर लेनी है, अपने को u के बराबर लेनी है, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कहीं पे भी रिटर्न है कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया या रिलीज किया गया किसी सर्टेन हाइट से, तो ऐसे केसेस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को हम लोग 0 लेते हैं। अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ, तो क्वेश्चन पेपर में नहीं गिवन होगा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब भी बॉडी ऊपर जा रही है तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे वो बॉडी जाके रुक रही है, तो ऐसे केसेस में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो अपने को क्या ले लेनी है, 0 वैल्यू जो है वो फाइनल वेलोसिटी की अपने को लेनी है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर भी कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल्स के हैं वो आपको क्लियर है। इसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग देखेंगे मास वेट में क्या डिफरेंस है, और मास और वेट हम लोगों के पास क्या होता है। प्रेशर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो फ्लोटेशन का टॉपिक है। आज मैं सिर्फ ग्रेविटी कवर अप कर रहा हूं, तो ये देख लेना। अभी हम लोग जो है वो ये मास को
समझ लेते हैं कि मास हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है। देखो मास ना बेसिक बहुत सिंपल सी टर्म है ये वाली। मास मतलब किसी चीज के अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की, कितना सामान उसके अंदर भरा हुआ है, कितना मैटर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कितने एटम्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबका मास कितना है। तो मास इज अ बेसिक क्वांटिटी जो अपने को कंटेंट बता रही है कि उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है, दैट इज डिफाइंड एज अ मास। और इसकी कोई डायरेक्शन वेक्शन नहीं होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट जो है वो हम लोगों के पास क्या होती है, केजी जो है वो होती है। और मास ऑफ द बॉडी एक ऐसी चीज है भैया, कोई सामान उठा के, मान लो ये चौक आप लेके चले जाओ कहीं पे भी, मार्स पे जाके बोर्ड लगा दें, हम लोग वहां पढ़ाने लग जाएं, या हम लोग चांद पे जो है वो सेटअप करें, चांद तारे जो है वो आप लोगों के लिए तोड़ के लेके आए, तो ये इसका मास उतना ही जो है वो रहेगा जितना अर्थ के ऊपर है। लेकिन वेट क्या बराबर रहेगा ना, वेट अलग होगा। क्यों? वेट अर्थ पे लगा, मार्स पे लगा। मार्स पे बताओ मेरे को कमेंट करके कितना वेट जो है, अगर मान लो बॉडी का अर्थ पे वेट 10 न्यूटन है, तो मार्स पे वेट उस बॉडी का जो है वो कितना होगा, वो कमेंट में जरूर मेरे को जो है वो आप बताओ, ठीक है। अब वेट की बात जो है वो हम लोग कर लेंगे इसके अंदर की मास ऑफ द बॉडी जो है वो वेरी कर रही है प्लैनेट टू प्लैनेट, तो मास वाले कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, वेट की, ठीक है। वेट मैं ना फंडा जो है वो आपको ढंग से समझाता हूं। यहां पे वेट क्या चीज है, ध्यान से देखना। मान लीजिए बेटा जी ये हमारे पास अर्थ है और ये बॉडी पड़ी है, ये बॉडी पड़ी है अर्थ के ऊपर, इसका मास है m, ठीक है। ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है, ध्यान से समझ लेना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको कंफ्यूज करता है, बच्चे फिजिक्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स जो है वो अपने दिमाग में रखते हैं वेट और मास को लेकर, कई बार नहीं पल्ले पड़ता और कई बार टीचर्स का सिस्टम जो है वो अलग तरीके से बता देते हैं, बच्चों के लेवल पे आके नहीं जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ एकदम सिंपल भाषा में जो है वो समझाने वाला हूं। वेट हम लोगों के पास क्या होता है, वो फोर्स है जिससे कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही हो, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग जो है वो वेट बोल देते हैं। तो किसी बॉडी के सेंटर पे कितना फोर्स जो है वो हम लोगों के पास लग रहा है, दैट इज मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास फोर्स लगा रही है अर्थ ऑन दिस बॉडी, तो इसी को हम लोग जो है वो वेट बोल देंगे। मतलब वेट इज बेसिकली m इंटू जी, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जो वेट, जो फोर्स अर्थ लगा रही है किसी भी बॉडी को, उसको हम लोग वेट जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। यहां पे 2 चीजें बताता हूं जो इस डेफिनेशन को और स्ट्रॉन्ग आपको कर देंगी। मान लीजिए बेटा जी ये आदमी अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है एंड ही इज सिटिंग समवेयर हियर, ऐसे जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। इसको बिठा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और ये लीजिए और ये और ये और ये खड़ा, ऐसे खड़ा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सन इस साइड पे है अभी अर्थ के। तो बताओ मेरे को दिन होगा इधर के रात होगी जहां आदमी है, तो बट ऑब्वियसली देखो ये वाला सारा पार्ट जगमग होगा, ध्यान से सुनना, और यहां पे रात हो रही है, ठीक है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर यहां पे रात हो रही है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मतलब वेट लग रहा है, एक तो अर्थ सेंटर की तरफ खींच रही है, दूसरा इसी पॉइंट पे इस बॉडी को सन भी खींच रहा है। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। अब सन भाई साहब जो है वो इधर आ गए। दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं, सिनेरियो नंबर 2। दिस इज माई सिनेरियो नंबर 1। कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 में हम लोग क्या टेकअप कर रहे हैं कि अर्थ तो वेट लगा रही है इधर कोई वही टुवर्ड्स द सेंटर, और सन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींच रहा है। यहां पे दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, यहां पे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो क्या हमारा दिन में और रात में वेट अलग अलग होता है? बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट से। अब ये जो सिनेरियो है, दिस सिनेरियो, जब सन यहां पे है तो दिस इज द नाइट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर मैन एंड दिस इज द डे टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर मैन। डे टाइम के अंदर दोनों फोर्सेस अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, ऑपोजिट लग रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहां पे ये फोर्सेस ऐड हो रहे हैं। यहीं पे कंफ्यूज हो गए यार आप लोग तो।
कंफ्यूज क्या हो गया? मतलब दिन में वेट अलग है, रात में वेट अलग है क्या? नहीं, डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। डेफिनेशन हमारे पास वेट की क्या बोलती है? इट इज द फोर्स, ध्यान से सुनना, इट इज द फोर्स exerted by the center of the earth on the object या object towards the center of the earth। मतलब ये वो वेट फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है सेंटर की तरफ। कौन लगा रही है? अर्थ लगा रही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके आसपास क्या है क्या नहीं है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। मून है, सन है, कोई और है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। हमें सिर्फ वही फोर्स देखना है जो अर्थ लगा रही है ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। बाकी सारे फोर्सेस, चाहे वो सन ले लिया हो, चाहे वो हमने मून ले लिया हो, सबको जो है वो आपको इग्नोर करके चलना है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको समझाया हुआ था कि इन द वेट ओनली वी हैव टू कंसीडर द फोर्सेस which are acting by the earth towards the center of the बॉडी, जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो बॉडी पे लग रहे हैं, सिर्फ अर्थ लगा रही है भाई। बाकी और किसी के फोर्स को अपने को नहीं कंसीडर करना। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वेट सेम रहेगा क्योंकि जितना फोर्स अर्थ ने लगाना वो सेम रहेगा। अपने को बस उसी की बात करनी है। वेट सिर्फ वही है जो अर्थ फोर्स लगा रही है। बाकी कोई और आ जाए, कोई कम लग रहा है, ज्यादा लग, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को वेट सिर्फ कैसे देखना है? जो फोर्स अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो एक्सर्ट कर रही है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग जो है वो वेट बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। तो यहां से जो है वो इसकी डेफिनेशंस आप एक बार रीड कर लो। मैं यहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपका पॉलिश कर दिया। तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स है, और वैल्यू इसकी किसके बराबर होती है? मैंने अभी बताया आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी के बराबर है। और वेट की जो यूनिट है वो हम लोगों के पास क्या रहती है? न्यूटन जो है वो हमारे पास रहती है। और वेट जो है वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट टू प्लैनेट जो है वो अलग अलग हम लोगों के पास होती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट टू प्लैनेट कितनी अलग है, क्या अलग है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/6 है अर्थ की, और मार्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/3 है अर्थ की। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट डेफिनेशन जो हम लोगों का डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। तो मास क्या है? कितना गूदा भरा हुआ है भैया, कितना मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ। और वेट क्या है? ये फोर्स है जो अर्थ लगा रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होती है? m इंटू जी के बराबर जो है वो इसकी वैल्यू हम लोगों के पास होती है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट केजी है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। मास ऑफ द बॉडी सेम रहता है सब जगह पे, पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन ये जो है वो वेरी करता है क्योंकि ग्रेविटी वेरी कर रही है। तो ऑब्वियसली m इंटू जी की वैल्यू भी जो है वो हम लोगों के पास वेरी करेगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, सारा का सारा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं जो है वो आज इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी, जब मेरी आंखों से जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट जो है वो अंधा हो रखा हूं, फिर भी आप लोगों के लिए जो है वो, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से मैं वीडियो जो है वो बना रहा हूं। सब्सक्राइब करके जाओ, शेयर करके जाओ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी।